आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र की विशेषताएं, यानी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता दी हुई है जनता का शासन। बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम क्या मानते हैं, जनता को सर्वोपरि मानते हैं और जनता की शासन प्रणाली के आधार पर ही हमारे शासकों का चुनाव होता है। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है, क्योंकि अपने मुखिया का चुनाव क्या करती है, जनता द्वारा ही किया जाता है। जनता का अर्थ होता है संपूर्ण जन समूह या हम प्रत्येक व्यक्ति से हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति इसमें कौन आता है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। 18 वर्ष से अधिक एज वाला प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है लोकतंत्र में। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन, यानी बिना किसी भेदभाव के, इसमें किसी नस्ल, भाषा, संस्कृति, रहन सहन, जाति पाति, इसके आधार पर इसमें भेदभाव नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण पूरे क्षेत्र से अगर कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो सभी के लिए वहां पर भेदभाव वाली कोई स्थिति नहीं होती है। तो इसलिए इसको जनता का शासन कहा जाता है। दूसरी अपनी व्यवस्था है, लोकतंत्र की विशेषता है, वो है जनता द्वारा निर्मित शासन। तो सेम वही चीज है कि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा। लोकतंत्र में सरकार का निर्वाचन किया जाता है, सरकार को जो चुना जाता है वो जनता ही चुनती है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार बनाते हैं। इसलिए इसको जनता द्वारा निर्मित शासन कहा जाता है। लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। अब इसका अर्थ हुआ कि एक साधन मानते हैं इसको, सत्ता प्राप्त करने का एक साधन है। ये नहीं कि हम डायरेक्टली सत्ता में आरूढ़ हो जाए या सत्ता में स्थापित हो जाए, वो नहीं हो सकता। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि शासन को एक साधन माना जाता है जो वहां तक पहुंचने की एक सीढ़ी होता है, रास्ता होता है, जो जनता के माध्यम से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्य हैं, जिसे लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का क्या माना जाता है, साधन है। जनता क्या है, साधन है वहां तक पहुंचने का। पहला इसमें दिया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा इसमें प्राथमिकता के तौर पर रखा जाता है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है और वो अपने मान सम्मान की रक्षा भी बनाए रखता है। साथ ही साथ सार्वजनिक हित की वृद्धि ये भी देखी जाती है इसकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति, एक समाज की वृद्धि नहीं होकर के सार्वजनिक हित, संपूर्ण समाज की वृद्धि के ऊपर ध्यान दिया जाता है। चौथा पॉइंट है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। जिस व्यक्तियों को चुनकर हम आगे भेजते हैं वो व्यक्ति क्या होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता के हर सवाल का जवाब देना उनका दायित्व होता है। यानी जनता के प्रत्येक सवाल का जनता के प्रति उत्तरदायी है। अगर वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तो जनता उनको क्या कर सकती है, अपने पद से विमुक्त भी कर सकती है। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है। लोक प्रभुत्व यानी जनता के सिद्धांत को स्वीकार करती है, अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रतिनिधि के द्वारा या शासक द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो जनता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती है। जनमत का अर्थ क्या हुआ, जनता ने जिसको वोट देकर शासक बनाया तो वो जनमत हो गया। तो जनमत का सम्मान नहीं करती है अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती है तो उसे जनता क्या कर देती है। तभी तो अपन देखते हैं आए दिन हमारी सरकारें बदलती रहती है, वो इसी का परिणाम है। पांचवा जो पॉइंट है, लोकतंत्र विकासशील शासन है। विकासशील शासन इसलिए कहा है कि जनता अपने विकास के लिए अपने शासकों का चुनाव करती है। आधुनिक काल में काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की नई अवस्थाओं से गुजरी। प्रारंभ में ये क्या थी, व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। व्यक्तिवादी लोकतंत्र किसको बोलते हैं, राजा महाराजाओं वाला। पिता के बाद पुत्र शासक बनता है तो वो व्यक्तिवादी होता है, जो बाद में किसमें परिवर्तित हो गया, उदारवादी में, यानी संपूर्ण जनता के। उदारवादी शब्द का अर्थ आपको बताया था कि समानता का अधिकार, सामाजिक समानता। तो ये इसमें परिवर्तित हुआ और संपूर्ण समाज को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो अपने शासक का चुनाव कर सकती है। तो उदारवादी लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। वर्तमान में ये लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया। आज वर्तमान में अगर बात करें तो शासक का चुनाव केवल एक ही उद्देश्य को ध्यान में रख के किया जाता है कि वो व्यक्ति जो है राज्य का कल्याण करेगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना को ध्यान में रखकर इसका निर्वाचन किया जाता है। इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक शासन, विधि के शासन पर बल दिया था, वहां अब ये
सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या करने लगे, सामाजिक समानता और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने लगा। आज हम यही तो पढ़ते हैं, मार्क्सवादी और उदारवादी। तो मार्क्सवादी उदारवादी यही तो कहते हैं कि सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता, न्याय के सिद्धांत को इसमें स्वीकार करने लग गए। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में काफी वृद्धि भी की है। तो ये हमारे किसके लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अपन बात करें कि आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप आज हम देखते हैं, एक तो संसदात्मक, एक अध्यक्षात्मक। संसदात्मक तो अपने भारत में भी है, जिसमें सारा काम संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा ही देश के मुखिया का निर्वाचन होता है और उसके द्वारा उसके मुखिया को हटाया भी जा सकता है। एक होती है अध्यक्षात्मक, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति निहित होना। प्रथम का आदर्श उदाहरण क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण क्या है, ब्रिटेन यानी जो इंग्लैंड है, और वही प्रणाली अपने यहाँ पर अपनाई गई है। और द्वितीय का आदर्श क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली। ये आदर्श का मतलब है प्रारंभिक समय में यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अमेरिका में आज भी सर्वे सर्वा कौन है, जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है वही सर्वे सर्वा है। तो आज भी उसको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वही राष्ट्रपति एकाधिकार एक सर्वे सर्वा, क्योंकि संपूर्ण जो जनता है उसका निर्वाचन करती है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, संघीय स्तर पर दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिलती है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को वहां पर अपनाया गया है। तो ये तो हमारे लोकतंत्र की विशेषताएं थी। अब आता है हमारा लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। लोकतंत्र का हर जगह क्या होता है, विद्वानों द्वारा उसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। तो आलोचनात्मक परीक्षण के रूप में अपन इसको देखते हैं कि इसके गुण और दोष, इसके लाभ और हानि क्या है, किस प्रकार हमारे लिए अच्छा भी है और किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक भी है। इस लोकतंत्र की विशेषताओं में किसी को कोई डाउट है बेटा? ओके, थर्ड पॉइंट। सर एक नंबर लगाना बेटा, 1 मिनट रुकना। बच्चों को नीचे बता रहा हूँ 8000 85 3629। क्या इतनी इमरजेंसी, 3 बार काट दिया। हेलो, हाँ। अरे कौन, विकास है? हाँ बोल। खड़े खड़े से नहीं, कहीं भी कर रहे थे फोन, खड़ा ही जे कौन आयो ले बा। हमारी लाइव क्लास चल रही है आज ठीक। यस बेटा, थर्ड नंबर का पॉइंट जो है, लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। अब इसमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि लोकतंत्र में अभी आप भी जानते हो कि अपने प्रधानमंत्री क्या अपने आप बन जाता है। प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करने के लिए उसका रास्ता जो है कहाँ से जाता है, जनता के बीच से। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि क्या करते हैं, वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपना शासक चुनते हैं। तो इसलिए उसको कहा गया है कि वो साधन है, साध्य नहीं। साध्य का अर्थ होता है तो डायरेक्टली निर्वाचन, तो वो चीज नहीं है। जनता के बीच में से जाना पड़ता है अपने को उस पद तक पहुंचने के लिए, इसलिए इसको साधन बताया गया है, न कि साध्य। इसमें देखो आगे, लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता, यानी सीधा पद प्राप्त नहीं होता है। अपितु शासन को क्या होता है, एक साधन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वास्तव में लोकतंत्र में शासन लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन मात्र है। अब इसमें देखो ये साधन मात्र कैसे है। पहला इसमें दिया हुआ है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही वहां जा सकता है। दूसरा व्यक्ति कौन चुनकर जाएगा, जो सार्वजनिक यानी संपूर्ण समाज की वृद्धि या हित वृद्धि देखने वाला जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति वहां पर निर्वाचन के माध्यम से चुनकर जा सकता है। अब जनता के तो अगर खिलाफ चलने वाला व्यक्ति, क्या वो वहां जा सकता है? नहीं जा सकता कभी। कोई अपनी व्यक्तियों की स्वतंत्रता छीनता है,
व्यक्तियों के गौरव की रक्षा नहीं करता है, सार्वजनिक हित के कोई कार्य नहीं करता है, कि ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन जनता कर सकती है? नहीं करेगी। इसलिए इसको साधन माना गया है, साध्य नहीं। ओके बेटा। अब इसके गुण और दोष देखते हैं। एक और बर्क, अब बर्क जो है एक विद्वान है। जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, इस बर्क महोदय ने क्या कहा है, एक और बर्क जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र, संपूर्ण रूप से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको लज्जाहीन धारणा माना है। तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन कहा है। दो विद्वान है, बर्क और लावेल। बर्क तो इसको क्या बोलता है, लज्जाहीन धारणा मानता है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जबकि लावेल जो विद्वान है वो इसे सर्वश्रेष्ठ यानी संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। अतः इन दोनों का निष्कर्ष कब निकलेगा, जब हम इसके गुण और दोष दोनों को पढ़ेंगे। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसके गुण और दोषों का अध्ययन करें। गुण और दोषों का अध्ययन करेंगे तभी जाकर अपने को ये चीज पता चलेगी कि किस प्रकार से लोकतंत्र हमारे लिए फायदेमंद भी है और किस प्रकार हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो पहले अपन पढ़ते हैं लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के लाभ। सार्वजनिक हित में वृद्धि, बिल्कुल ये चीज अपने को पॉइंट को समझना है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है इस चीज को ध्यान नहीं देना, केवल पॉइंट का अर्थ समझना है पहले। सार्वजनिक हित में वृद्धि, हम ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं जो सभी का भला करने वाला हो। संपूर्ण समाज, सर्व जो मानव जाति है, उस मानव जाति का परोपकार करने वाला जो व्यक्ति होता है, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होती है, अभी उसमें पढ़ेंगे अपन कि ये कई बार हमारे लिए क्या होती है, दुर्गुण के रूप में या हानि के दोषों के रूप में भी हो जाता है। कैसे कि इसमें क्या होता है, सार्वजनिक हित में वृद्धि का एक अच्छा व्यक्ति जो होता है कई बार वो चुनकर नहीं जाता, और उसके स्थान पर जो गलत व्यक्ति होता है वो किसी कारण से अगर चुनकर चला जाता है तो वो हमारे लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आवाज अटक रही है, बुक निकाल बेटा। अभी भी नहीं आ रही? तो तेरे अटकती बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम तेरी ही है। इसको तो साइड में, सबकी अटकती है, केवल तेरे अटक रही है बेटा, बाकी को आ रही है आवाज। हाँ तो चंचल, नेटवर्क सुधारो बेटा आपका। कंपनी में कंप्लेन करो, कंप्लेन करो कि हमारा नेटवर्क नहीं आता है। इसका समाधान वही कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब आगे देख रहे हैं अपन सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र का जो आलोचनात्मक परीक्षण है उसमें हम लोकतंत्र के गुण पढ़ रहे हैं। तो लोकतंत्र के गुण में हम सार्वजनिक हित में वृद्धि, ये वर्ड तो समझ में आ गया कि ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजा जाता है जो संपूर्ण जनता का भला करने वाला हो। लेकिन कई बार इसका दुर्गुण के रूप में, दोष के रूप में अपन देखते हैं कि इस जगह भी कई बार दूसरा व्यक्ति चुनकर चला जाता है। तो इसमें देखो पहले सार्वजनिक हित में वृद्धि कैसे होती है। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर क्या करते हैं, वो जनता के बीच में जाते हैं कि हम आपका, आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, आपके क्षेत्र में ये योजना लागू करेंगे, और उसी आधार पर वो क्या करते हैं, उसी वादे के आधार पर चुनाव जीतकर कहाँ जाते हैं, सरकार में, संसद में बैठते हैं। अगर वो अपना वादा नहीं निभाते हैं तो भविष्य में जो अगली बार जो चुनाव होंगे उसमें वो चुनाव लड़ता भी है लेकिन वो जीत कर नहीं जाएगा। आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं, यानी सार्वजनिक हित के ही कार्य करेंगे। वो अगर नहीं करेंगे तो जनता उनको अगली बार नहीं चुनेगी। इसलिए इसको कहा जाता है सार्वजनिक हित में वृद्धि का शासन। लोकतंत्र में शासन किसके, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा है कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली इसलिए माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं। किस कैसे, इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है। नीतियों का अर्थ कानून जो बनाए जाते हैं वो जनता के आधार पर ही, जनता के हित के कार्य के आधार पर ही बनाए जाते हैं। इसलिए वो क्या होता है, कार्यकुशल रूप से वो वहां पर कार्य करते हैं। इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है क्योंकि सरकार कोई भी कानून बनाती है, अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं, आज अपने वर्तमान में कानून बना हुआ है किसानों के लिए, और किसान अब उससे संतुष्ट नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ गए। तो ये क्या है, तो इसी चीज आधार पर जनता को ध्यान में रखकर ही उनके कानून बनाए जाते हैं। अतः इसको लागू करने में जन सहयोग मिलता है
मिलता है। लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः ये शासन की कार्य प्रणाली जो है उसको कार्य कुशलता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यानी व्यक्ति क्या होता है, जो प्रतिनिधि होता है वो जनता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है कि हमने जो कानून बनाया है वो कैसा है, तो जनता को ध्यान में रखकर ही वो कानून बनाए जाते हैं, इसलिए उसको कार्य कुशल शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। बिल्कुल, सरकार क्या करती है, सार्वजनिक स्तर पर नई नई स्कूलों, जहाँ पे स्कूलें नहीं होती वहां पर स्कूलों का निर्माण करवाती है और उस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ यानी मजबूत करने का प्रयास करती है। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों, आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। इसमें ध्यान से देखना, सार्वजनिक शिक्षा का साधन केवल सरकार ही उपलब्ध करवाती है, और सरकार कौन बनाता है, जनता। तो लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय देती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों, आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट यानी अपने विचार प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या होता है, जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। बड़े हित का मतलब होता है संपूर्ण समाज का हित होता है, तो वो अपना पर्सनल हित भूल जाता है। यानी बड़े हितों के लिए उसको छोटे हित त्यागने होते हैं, स्वयं के हितों को त्यागना पड़ता है। इस गुण के कारण ही गेटेल गेटेल एक विद्वान है जिसने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल का है। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा है, तो ये गेटेल महोदय के द्वारा कहा गया था कि लोकतंत्र जो है वो नागरिकता की शिक्षा प्रदान करता है, और ये गेटेल महोदय के द्वारा कहा गया था। नैतिक शिक्षा का साधन। अब नैतिक शिक्षा क्या है, व्यवहारिक शिक्षा। इस व्यवहारिक शिक्षा का साधन भी इसको माना जाता है। दोनों ही चीज अभी इसके, आप अभी इसको गुण पढ़ रहे हो इसलिए इसको अपन गुणों को लाभ के आधार पर ही पढ़ेंगे। जब इसके दोष पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें क्या हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। अब ये लावेल जो महोदय है, उस लावेल महोदय ने क्या कहा है कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता, पवित्रता की भावना को और ज्यादा मजबूत करता है। ब्राइस महोदय कहते हैं कि जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, यही तो चीज अपने यहाँ पे क्या होता है कि ब्राइस ने ये कहा है कि जब व्यक्ति को लोकतंत्र में जो वो सदस्य या चुनाव जीतकर जब आगे जा बढ़ता है, तो उसको जो राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, तो उसके व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। जैसे अब कोई व्यक्ति मंत्री बन गया, तो मंत्री जी क्या हो गए, फेमस हो गए, और ज्यादा व्यक्तित्व यानी एक अच्छा आदमी बन जाता है, और वो कर्तव्य प्रिय हो जाता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाने लग जाता है। व्यवहार में हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार के संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित के तक विस्तृत हो जाता है। अब कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता है, तो क्या वो परिवार के हित के कार्य करेगा, बल्कि अब तो उसका परिवार इतना बड़ा हो गया कि वो सारे परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा उसको। तो अपने परिवार से ज्यादा उसका जो जिस क्षेत्र से वो चुनकर आया है, वो क्षेत्र भी क्या हो गया, उसका परिवार हो गया। तो उसका जो सार्वजनिक हित है वो विस्तृत यानी बड़ा हो जाता है, और सब वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता और सहानुभूति का व्यवहार क्या होता है, करने लगता है। क्योंकि अगर उसको लंबे समय तक इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस राजनीतिक पद पर बने रहना है, तो जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना होगा, नैतिक शिक्षा के आधार पर, यानी सहयोग, सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति का व्यवहार उसको करना पड़ेगा। इसलिए इसको नैतिक शिक्षा का साधन भी कहा जाता है। यानी हर व्यक्ति को ये क्या करती है, हर प्रतिनिधि को नैतिकता सिखा देती है राजनीति। अगर नैतिकता के आधार पर वो जनता से सहयोग की भावना नहीं रखेगा, उनके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं करेगा, उनके उनके बीच में भेदभाव करेगा, तो वो क्या करेगी, वही जनता अगली बार उसको उस क्षेत्र से निर्वाचित नहीं करेगी, और वो उसको वापस क्या होगा, उस पद को छोड़ना पड़ेगा उसको। इसलिए इसको नैतिक शिक्षा का साधन भी मानते हैं। फिर है देशभक्ति की शिक्षा। ये लोकतंत्र जो है हमें देशभक्ति भी सिखाता है। कैसे, लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है। जैसे ही व्यक्ति क्या होता है, अपने परिवार से निकलकर राष्ट्र के किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठता है, तो उसके लिए राष्ट्र क्या हो जाता है, एक परिवार हो जाता है। संपूर्ण राष्ट्र का ध्यान रखना होता है, अपने परिवार का नहीं। परिवार बाद में आता है, पहले राष्ट्र होता है उसके लिए। इसलिए इसको देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता। इसने कहा है कि लोकतंत्र में हम राज्य जो है, उस राज्य को किसी एक शासक वर्ग की संपत्ति नहीं मान सकते, बल्कि वो संपूर्ण क्या होती है, संपूर्ण समाज, संपूर्ण जनता की संपत्ति होती है। अभी तो उसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता के में क्या होता है, अरे आपके अभी जनता की संपत्ति कैसे हुआ, जैसे हमारा कोई राष्ट्रीय स्मारक है, कोई भी हमारा
राष्ट्रीय स्मारक अपन मानते हैं या राज्य स्मारक जो है, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व क्या केवल प्रतिनिधियों का होता है, जनता का नहीं होता? तो जनता भी तो क्या होती है, अपना राष्ट्रीय झंडा झंडा होता है, जैसे ही जनगणना स्टार्ट हो जाए हमारा राष्ट्रगान, तो हम उसका सम्मान करते हैं। तो यही तो देशभक्ति है, क्योंकि वो हमारा सम्मानजनक क्या है, राष्ट्रगान जो है, हमारा जो तिरंगा है वो देश का प्रतीक है, देश की शान का प्रतीक है, तो उसका सम्मान करना क्या है, एक हमारे लिए क्या है, एक देश भावना, देशभक्ति की भावना प्रकट कर देता है। तो इन चीजों के बारे में हमें ये इन यहाँ से समझने को देखने को मिलता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम अपनत्व की भावना का विकास होता है। मील जो महोदय उसने कहा है कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावनाओं को क्या होता है, बढ़ाने का कार्य करता है। इसको अंडरलाइन कर लेना। मील के अनुसार लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। नेक्स्ट है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति का अर्थ क्या होता है, लड़ाई झगड़े, आए दिन मारपीट होती है, दंगे फसाद होते हैं, आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों से सुरक्षा भी देता है। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। समझ में आ गई कि क्रांति कहाँ होती है? कई बार अपन देखते हैं कि दो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं। अब एक व्यक्ति कई वर्षों से, पिछले 20 सालों से 40 सालों से वो चुनाव जीतता आ रहा है, और अचानक से उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो वो चुनाव हार जाता है और वो जीत जाता है। तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति को दबाने का प्रयास करता है, उसके साथ मारपीट करने को तैयार हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं से हमें सुरक्षा प्रदान करता है लोकतंत्र। तो क्रांति की आशंका कहाँ पे होती है? ऐसे राज्यों में जहां पर किसी एक वर्ग के हाथ में, पहले उसका पिता था और उसके बाद में उसका पुत्र आया, उसके बाद में उसका पुत्र आया, यही शासन करते जा रहे हैं, यही उस क्षेत्र से जीतते जा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई ऐसा तीसरा ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो वहां की शासन व्यवस्था को या वहां का प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो परिवार क्या करता है, उसके खिलाफ क्रांति करने के लिए तैयार रहता है, युद्ध करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार रहता है। तो इन सभी चीजों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र में स्थिति इसके एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र, क्योंकि जनता ने जिसको पसंद किया वही तो व्यक्ति है। अब कोई जनता ने क्या किया, अदर दूसरे पर्सन को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाया, तो उसके पीछे कि उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, जनता के हित के कार्य नहीं किए होंगे, सार्वजनिक हित के कार्य नहीं किए, तभी तो जनता ने उसको चुना नहीं। तो इसलिए इसमें क्रांति यानी लड़ाई झगड़ों की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि इसका फैसला कौन करता है, जनता करती है। क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने, चुनाव लड़ने का हक होता है। सभी, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का और अपनी बात कहने का अधिकार है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की भी स्वतंत्रता की क्रांति की संभावना कम रहती है। इस कारण इसको कहा गया है कि क्रांति से ये सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें जो क्रांति है वो वहां पे होती है जो अपने सीट को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर तो सीट जनता के द्वारा निर्धारित की जाती है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। यहाँ पर अपन बात करेंगे उदार, समानता और स्वतंत्रता, मार्क्सवाद और उदारवाद और सामाजिक, तो तीनों चीजें इसमें शामिल होती है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार और हर व्यक्ति को बोलने की आजादी, उसी पर आधारित शासन व्यवस्था है ये। लोकतंत्र व्यक्ति की समता, स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। ये व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता और विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। इसलिए इसको समानता, और क्योंकि किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं चलता है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, किसी भी आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और आर्थिक समानता के भी समान अवसर सबको दिए जाते हैं। इसलिए इसको समानता और स्वतंत्रता का शासन भी कहा जाता है। 8वां पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका लोकतंत्र का थर्ड स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, न्यायपालिका की, क्योंकि सरकार द्वारा अगर कई बार ऐसे कार्य किए जाते हैं जो जनता के हित के कार्य नहीं होते, तो उसके ऊपर रोक लगाने का अधिकार किसको है, न्यायपालिका को। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये अपन दो जानते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका संसद को कहा जाता है, और कार्यपालिका संसद से जो निर्मित, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, कार्यपालिका जो कार्य करने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनको, उनसे मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। तो ये अलग अलग चीजें है। तो राष्ट्रपति, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अत्याचार से कौन बचाता है हमें,
कोई वो ऐसा कानून बना देता है तो उसको रोकने का कार्य न्यायपालिका का होता है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का दायित्व भी न्यायपालिका का होता है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी करवाती है। अब सरकार में बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो शासक होते हैं, वो संविधान के अनुसार ही तो कार्य करते हैं। अगर संविधान का उल्लंघन करती है तो हमारी न्यायपालिका उनको दंडित करने का क्या है, अधिकार भी रखती है। इसलिए वो उनके अंदर ये डर रहता है इसका। तो हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना भी काफी महत्वपूर्ण है। अब आता है कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति इसी से होती है। सरकार जब अपना बजट जारी करती है तो हर क्षेत्र के लिए कोई ना कोई बजट जारी करती है। तो लोकतंत्र जो है कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण इसके अंतर्गत नहीं होता है। इन चीजों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होती। अपितु इनका और ज्यादा विकास करने के लिए क्या करती है सरकार, प्रयास करती है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है। अधिनायकवाद किसी किसी एक व्यक्ति का किसी क्षेत्र पर अधिकार वो होता है। तो लोकतंत्र में तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है। कौन से क्षेत्रों पर, इसको ध्यान से सुनना और समझना है। ये जो क्षेत्र है कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों के ऊपर किसको, जब अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण होता है, एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है। क्योंकि वहां विचार और कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है। हर व्यक्ति कहाँ पे, ये इस क्षेत्र की बात करें, जैसे ये एक शासक है और सारी प्रजा, एक राजा है, उसके राजा के नीचे पूरे राज्य है और इसका संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती है, राजा में। अब ये राजा ही जो है कला, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में विकास करता है तो यही आदेश पारित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, जब अपन लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं तो ये जो है नीचे वाले स्तर पे जितनी, तो इनसे एक विचार विमर्श करके, और यहाँ पर जो मुखिया बैठा होता है वो मुखिया क्या करता है, विचार विमर्श के बाद में इन क्षेत्रों के विकास का कार्य करता है। तो इसमें अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण होता है, क्योंकि वहां विचार और कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती। कहाँ पे, अधिनायकवाद में। जब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनको स्वतंत्रता होती है। और अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं हो पाता, क्योंकि एक व्यक्ति क्या करता है, उन क्षेत्रों में विकास के लिए वहां कहेगा तभी उसमें विकास होगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका विकास और ज्यादा होता है। विज्ञान के विकास में भी इससे बाधा आती है। तो ये तो था अपना कला और विज्ञान के क्षेत्र में। अब उसके बाद में आता है संविधान में आस्था। हमारे संविधान में कितनी आस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत रखी जाती है। तो लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। लोकतंत्र किसके आधार पर चलता है, संविधान के आधार पर ही चलता है। और इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है और वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता हो। उसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। अब शक्ति का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझना है आपको। एक बार एक शब्द आता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। किसकी बात कर रहे हैं हम, दोनों में शक्ति की, शक्ति का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है, ये यहाँ पे एक शासक है, इस शासक के नीचे ये 5 राज्य है, सबका मुखिया होता है। और विकेंद्रीकरण जो है, दोनों को कंपैरिजन में देखना है, यहाँ पर भी एक शासक है और उसके नीचे ये 5 राज्य है। 5 राज्य के अलग अलग प्रतिनिधि है। इन्होंने क्या किया, एक राज्य कई जिलों में बटा होता है और यहाँ पर भी कई जिलों में बटा होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी व्यवस्था, जो भी अपन कार्य करेंगे, उस कार्य के लिए अनुमति कहाँ से लेनी होगी अपने को, इस शासक से। यानी सारी शक्तियां किसमें निहित है, एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां निहित है, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण व्यवस्था। सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती है। इनको इसके आदेश का प्रतीक्षा, इनके आदेश की पालना करनी पड़ती है। ये आदेश देता है तभी जाकर ये कार्य करेंगे। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, केंद्रीकरण शासन व्यवस्था। जबकि विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत क्या होता है, इसने क्या किया, इसको अपनी शक्तियां अलग प्रदान कर दी।
सबको अपनी अपनी शक्तियां प्रदान कर दी, तो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। तो बंटवारा करने की स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण शासन में अपनी शक्तियों को बांट दिया उन्होंने। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जिस क्षेत्र जो क्षेत्र का अधिकार उनको मिला हुआ है, उस क्षेत्र में वो खुद क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पूछने की आवश्यकता, उसको बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार इन्होंने क्या किया, इसको अधिकार दिया, उन अधिकारों का प्रयोग करके वो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या शक्तियों के जैसे चाहे उस इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, यही चीज अपन देख रहे थे कि लोकतंत्र संविधान में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन, विधि का अर्थ होता है कानून या संविधान के शासन में विश्वास करता है, और वो ऐसी विधि को स्वीकार करता है, ऐसे कानून को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करता हो, व्यक्ति को आजादी प्रदान करता हो। इसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह, अब निरंकुश शासन कौन सा है, ये अधिनायक तंत्र, अधिनायकवाद। निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सीमित क्षेत्र होता है, प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग अधिकार होते हैं। तो सीमित क्षेत्र को स्वीकार में विश्वास करता है, और शक्ति के विकेंद्रीकरण को भी स्वीकार करता है, शक्तियों के बंटवारे को स्वीकार करता है। अगली जो है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में क्या होता है, शक्तिशाली शासन व्यवस्था कि लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है, और ये जन सहमति पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर मुखिया का चुनाव किसने किया है, जनता ने। इसलिए जन सहमति से ही मुखिया का चुनाव हुआ, और इसी कारण से ये श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। जब भी राष्ट्र पर संकट आता है, तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। जब भी हमारे देश पर कोई संकट आता है, तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में एक ही बात बोलती है कि सर्व किसको जो सबसे ऊपर मानते हैं, अपने देश को, अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सर्वोपरि रूप में इसको महत्वपूर्ण रूप से दृष्टि से देखते हैं कि सर्वोपरि क्या है, हमारा देश, और देश के बाद में फिर जनता आती है। लोकतंत्र जो है विश्व शांति का समर्थक भी कहा जाता है। लोकतंत्र को विश्व शांति का समर्थक भी कहा गया है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है। ये राजतंत्र राजाओं के समय, कुलीन तंत्र कुछ विशेष वर्गों का अधिकार, और अधिनायक तंत्र में दूसरों का, जैसे अंग्रेजों का भारत पर अधिकार, तो उसको बोलते अधिनायक तंत्र। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे भारत में रही है, और इन शासन प्रणालियों में समय समय पर विश्व की शांति को क्या किया, इन्होंने खतरा उत्पन्न किया है। ऐसी व्यवस्था राजा महाराजा क्या करते थे, दूसरे के क्षेत्र को अधिकार में लेने का प्रयास करते थे। कुलीन तंत्र अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, अधिनायक तंत्र में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हर देश में क्या युद्ध का खतरा उत्पन्न किया है, जिसका कारण है कि ये शासन प्रणाली सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति और विस्तारवाद में विश्वास करती थी। सैनिकवाद, ये सैनिक, जिसके पास जितने ज्यादा सैनिक होंगे वही व्यक्ति क्या होगा, सर्वेसर्वा। कठोर विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ उनका जो नीतियां बनाई हुई थी, कानून बनाए हुए थे, वो कठोर थे। विस्तारवाद, अपने क्षेत्र का और ज्यादा विस्तार करने में वो विश्वास रखते थे। किंतु लोकतंत्र विश्व शांति और सहयोग में क्या करता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। वो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानकर चलता है, दूसरे के साथ सहानुभूति रखता है। इसका कारण है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह किसकी बात करता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है, और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौते द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाने का प्रयास भी करता है। कई बार दो देशों के मध्य विवाद हो जाता है, तो उसको सुलझाने का प्रयास भी इसमें किया जाता है। तो ये 12 पॉइंट है जो हमारे लोकतंत्र के लाभ के रूप में, लोकतंत्र के गुणों के रूप में अपन देखते हैं। इसमें बेटा किसी को, अब एक चीज और ध्यान से समझना कि लोकतंत्र के 200 आपको पढ़ना है, ये आप पढ़ के आना इसको, और पढ़ोगे ना तो उसमें सेम यही पॉइंट अधिकतर उसी के विपरीत वाले पॉइंट है। कि अपन ने यहाँ पे पढ़ा विश्व शांति का समर्थक, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं विश्व शांति का समर्थक नहीं है। उसका कारण वहां पर अपन इसमें लिखेंगे लोकतंत्र के दोष में। ये 12 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बोल सकता है। ओके, देखो दोबारा। कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक। अब इस ये तो नाम, ये तो जान रहे हो आप लोग, कला अपने देश में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही क्या होता है, इनका विकास होता है। क्योंकि क्या होता है, अभी वर्तमान में अपन देखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा जो शासक है, जो शासक क्या करता है, ये कला का क्षेत्र हो गया, ये संस्कृति का हो गया, ये साहित्य हो गया, और ये विज्ञान का क्षेत्र हो गया।
सभी में क्या करेगा वो, अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए 500 करोड़ बजट, इसके लिए 100 करोड़, इसके लिए 50 करोड़, इसके लिए जिसका कम विकास 200 करोड़ इसके लिए, तो सबके लिए अलग अलग बजट पारित कर दिया उन्होंने। अभी ये अपने होता है सभी क्षेत्रों के लिए। लेकिन अधिनायक तंत्र यानी जो राजा महाराजाओं वाला है, दूसरे के शासन व्यवस्था का जो समय की था, उस समय में जो राजा होता था, अब वो राजा चाहे तो उसको अगर रुचि है कि साहब कला के क्षेत्र में, तो कला का ही विकास ज्यादा करता है, संस्कृति का, साहित्य का और विज्ञान के ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। इस कारण से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किसका, इन सभी क्षेत्रों का विकास ज्यादा होता है, इसलिए इसको सहायक माना गया है। ओके बेटा। हाँ बेटा, किसी को और को कोई अब आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि लोकतंत्र के दोष है उनको आपको पढ़ना है ध्यान से। कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपके समझ में नहीं आता है तो आप कल पूछ सकते हो, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना कि इसमें क्या दोष की बात करेंगे इसमें। अब आप ये सोचोगे कि नहीं उधर तो कहा था कि साहब ये से अच्छा होता है, तो दोष में तो जब हानि में तो अपनी यही चीज उसकी बुराई करेंगे ना दोष में तो, जबकि लाभ के अंतर्गत क्या होता है, उसकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ा जाता है। ओके। 2 नंबर सेकंड वाला, कार्य कुशल शासन व्यवस्था, यही ना बेटा। अब इसको देख ध्यान से, इसमें तो पढ़ने से पता चल जाएगा। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल, कार्यकुशल का अर्थ आप तो सीधा सीधा एक लगा सकते हो कि बिना किसी अवरोध के कार्य करना। अपने जो प्रतिनिधि चुनकर अपन भेजते हैं, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से संबंधित कोई नीति बनाते हैं, तो वो नीति किसके ऊपर लागू होती है, जनता के ऊपर। तो जनता उसको स्वीकार करती है, क्योंकि जनता के आधार पर ही वो नीतियां बनाई गई थी, इसलिए उसको कार्यकुशल शासन, बिना किसी अवरोध पूर्वक कानून निर्माण जो किया जाता है, उस कानून का कौन स्वागत करता है, जनता करती है। अगर उसका विरोध करिए तो इसका मतलब वो जनता के हित का नहीं माना जाता है, इसलिए उसको कार्यकुशल शासन व्यवस्था कहा जाता है। बिना किसी यानी अवरोध के कार्य करना। अब अपन ने प्रतिनिधि चुनकर भेजा, अब वो प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के कार्य करेगा, तो वो अपनी जनता के कार्य तो कर रहा है, इसलिए वहां पर उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, और वो पूर्ण रूप से खुली छूट के आधार पर वो कार्य करता है कि जनता के हित के कार्य करने लग जाता है, इसलिए उसको कार्य कुशल शासन माना जाता है। ओके। और कोई बेटा किसी के कोई डाउट? अब आपको कल ये लोकतंत्र के जो दोष है इसको पढ़ के आना है। कल इसके गुण और दोष, एक तो आपको सबको याद होने चाहिए 12 पॉइंटों के नाम। गुण और दोष में से ये पहले तो ये पूरे याद होने चाहिए और उसको रीड करके आना है लोकतंत्र के दोष को। ठीक है। और कहाँ भाग गए? चंचल कहाँ गई? भारती कहाँ भाग गई? मोहित मोहित भी नहीं है। उनके नेटवर्क खत्म हो गया क्या? या नेटवर्क ही भाग गया उनका? ठीक है बेटा, पढ़ के आना कल। ओके, एक एक करके लेफ्ट हो जाओ। नेक्स्ट हिंदी की क्लास है आपकी, स्टार्ट करते हैं अभी। कल पढ़ के आना बेटा इनको 12 पॉइंटों में, है ना? कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आए तो वापस आके पूछ लेना। इसको चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ लेना, जहाँ जहाँ दिक्कत आए वो पूछ लेना आती। ठीक है। अब हिंदी की क्लास मैम बैठिए, उधर उनके पास बैठ जाए। वो सर को बताओ, कर देंगे अभी। तो आते ही बोलता है, नंबर बता दे उनको सर को। पाकिस्तान